या सो नाउ देखो ऐसा था पहले कि अर्लियर व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, सो उस समय व्हेन देयर वाज आईपीसी, सो आईपीसी में क्या लिखा हुआ था कि जिस भी देश के साथ यार आई एम नॉट गेटिंग द स्टाइलस, हाँ, सो उसमें जो वर्ड यूज था वो था एनी एशियाटिक पावर, ठीक है, इट वाज एनी एशियाटिक पावर, ठीक है। तो एशियाटिक पावर मतलब कोई भी ऐसा देश जो कि एशिया में लोकेटेड है, ठीक है। और साथ में एक और वर्ड यूज था, दैट इज इन ईदर अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें यह था कि अगर कोई भी इंसान ऐसे देश के साथ, एशियाटिक पावर के साथ, या फिर किसी, या जो एशियाटिक पावर बेसिकली या तो पीस में है इंडिया के साथ और या फिर अलायंस में है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो उसके साथ में अगर या तो वॉर वेज करता है या इवन अटेम्प्ट टू वेज द वॉर और इवन अबेट टू वेज द वॉर, तो ऐसे केस में उसको जो है पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 153, ठीक है। तो इसमें अब लिखो, एक काम करो, मैंने ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के बीच का डिफरेंस लिखा दिया है। नहीं लिखवाया आई थिंक सो, राइट। ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड लॉ ब्रैकेट में सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी एंड द न्यू लॉ दैट इज सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस। देखो ऐसे लिखो, द ओल्ड लॉ, या फिर ऐसे सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी अप्लाइड टू सेक्शन 125 ऑफ आईपीसी अप्लाइड टू, ऐसे लिख लो, इट अप्लाइड टू एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस और एट पीस। वो जो नीचे यहाँ पे रहता है ना, अब देखो ऐसे लिखो कि इन अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इसमें अब ऐसे मेंशन करो, बट नाउ इन द न्यू लॉ, दैट इज नाउ इन द न्यू लॉ दैट इज सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस, this expression is replaced, and this expression is replaced, and now it applies to, and now it applies to any, it applies to government of any foreign state at peace with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये अप्लाई होता है कैसे, किसके ऊपर,
अब ये अप्लाई होता है किसी भी देश की गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट इंडिया के साथ में कैसे है, इंडिया के साथ में एट पीस है, ठीक है। So, talking about the significance of this change, so basically the colonial expression, because earlier in Asia there were many powers and the British Indian government was in alliance with so many powers. So वो colonial expression को replace कर दिया गया है और इसको expand करके किसी भी देश की गवर्नमेंट पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। सो नाउ इट हैज बीन ब्रॉडेंड अप, ठीक है। और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कई सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जिसमें हर देश की सोवेनिटी को रेस्पेक्ट करते हुए एवरी कंट्री इज बेसिकली इक्वल, है ना, इज कंसिडर्ड इक्वल। तो इसमें जो है हर देश को इक्वल ठहराया गया है, ठीक है। सो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन दिस रिफ्लेक्ट्स द सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। कि इंडिया के लिए कोई एक देश केवल प्रेफर्ड नहीं है, बट इंडिया के लिए हर देश बराबर माना जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज देयर, ओके। सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको पता ही है, ठीक है, कि जो अक्यूज्ड है या तो उसने वॉर वेज की हो या फिर अटेम्प्ट टू वेज द वॉर किया हो और या फिर अबेटमेंट किया हो फॉर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। और इसमें बेसिकली अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। और इसमें कंडीशन ये रहेगी कि कंडीशन में जो फॉरेन स्टेट है वो एट पीस विद इंडिया होना चाहिए। एट पीस विद इंडिया का मतलब क्या है, देखो एट पीस तब तक मानी जाएगी बेशक बीच में कुछ झड़प अगर चल भी रही है तब भी वो सिचुएशन एट पीस ही माना जाएगा until and unless there is official declaration of war, तब तक उसको पीस ही माना जाता है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट नहीं बताती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताएगी कि वी आर नॉट एट पीस विद दिस पर्टिकुलर स्टेट, तब तक उस स्टेट के साथ इंडिया के रिलेशंस को एट पीस ही माना जाता है, ठीक है। बट हाँ, सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में हम आगे जो आएंगे जजमेंट्स, कुछ अगर ऐसा केस होता है उसमें देखते हैं कि इस पीस का एक्सप्रेशन और ज्यादा क्या है। बट अभी तो फिलहाल आप ऐसे या मैंने पिछले जो है बहुत सारे सेक्शंस में लिखवा दिया है आपको कि वेजिंग ऑफ वॉर मतलब क्या होता है। तो देखो जिसमें वेजिंग ऑफ वॉर जो है एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने डिराइव किया है सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस से। तो सेक्शन 147 में जो है वेजिंग ऑफ वॉर के एक्सप्रेशन के बारे में बात की जाती है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगर हो या फिर किसी भी तरीके का इंटेंट हो किसी सामने अथॉरिटी को चैलेंज करने का, है ना, इंटेंट इज देयर टू चैलेंज द अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ इट, और या फिर किसी फोर्स का इस्तेमाल किया जाए इन अ वॉर लाइक मैनर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वेजिंग वॉर, ठीक है। कि मतलब वॉर लाइक मैनर के इस्तेमाल से सामने वाले देश के साथ में जो है वो फोर्स का अप्लाई किया जा रहा है फोर्स को, ठीक है। इसमें प्राइवेट क्वेरल्स नहीं आते हैं, जो प्राइवेट लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते हैं वो सब नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो आइसोलेटेड वायलेंट एक्ट होते हैं वो सब नहीं माने जाते हैं। आइसोलेटेड वायलेंट एक्ट्स का मतलब होता है कि जो अलग से हो रहे हैं, जिसमें एज सच चैलेंज नहीं किया जा रहा है किसी सामने वाले की गवर्नमेंट अथॉरिटी को या फिर सामने खड़ी गवर्नमेंट सोवरेन स्टेटस को। जैसे फॉर एग्जांपल सोवरेन सिंबल है पार्लियामेंट, तो ऐसे किसी सोवरेन सिंबल को नहीं चैलेंज किया जा रहा है, या फिर एक वॉर लाइक मैनर में एक्टिविटी अगर नहीं की जा रही है, तो ऐसे केस में अगर एक प्राइवेट क्वेरल है जस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स है, तो उसको जो है वेजिंग वॉर नहीं माना जाता। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेजिंग वॉर, ठीक है। या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है बट उसके साथ किसी प्राइवेट मैटर को लेकर के प्राइवेट चीज के बेसिस पे जो है अगर एक लड़ाई चल रही है किसी की और फाइट हुई, तो उसको एज वेजिंग वॉर नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें इंटेंशन जो है वो सोवरेन अथॉरिटी को चैलेंज करने का नहीं है, उसमें इंटेंशन जो है वो स्टेट को चैलेंज करने का नहीं है, गवर्नमेंट को चैलेंज करने का नहीं है, ठीक है। उसमें प्राइवेट इंटरेस्ट जो है दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट वॉर, दैट बेसिकली फाइट, इसीलिए उसको इस सेक्शन में ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? या सो अब देखो नेचर इसका क्या है। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन, पहली बात तो ये है कि एक प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो दिस बेसिकली सेक्शन इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, ठीक है। कि इंटरनेशनल लेवल पर हम ये मानते हैं कि हमें जीने दो और आप भी जियो, ठीक है। वी विल को एग्जिस्ट पीसफुली, ठीक है। हमारा ये मानना होता है इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है कि उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि एवरी स्टेट हैज द राइट टू एग्जिस्ट पीसफुली,
ठीक है, शांति से जीने का अधिकार सभी के पास में है, ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेशनल कमिटी ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है इस चीज को। साथ में डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें, ऑब्लिगेशन है हर देश के ऊपर कि वो ना तो इन्वॉल्व हो किसी सामने वाले देश के इंटरनल अफेयर्स में, और बेसिकली ये कोशिश करे जितनी ज्यादा हो सके कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। इवन यूएन चार्टर के भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के टाइम पे जो यूएन चार्टर को अडॉप्ट किया गया था, उस चार्टर का भी बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि इंटरनेशनल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना हर स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात एक और है कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन स्टेट रिलेशंस, आई वुड से नॉट स्टेट, बेसिकली रिलेशन। तो ये हर देश की जिम्मेदारी होती है, और खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये ऑब्लिगेशन है, इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी एक्ट को ना होने दे जो एक्ट हमारा इंडिया का किसी दूसरे फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन खराब कर दे। अगर आपके देश के अंदर कुछ कोई लोग, कोई भी इंसान, चाहे वो आपके देश का है, हु एवर बी, अगर वो आपके देश का है या किसी बाहर के कोई फॉरेन जो है नेशनल है, अगर वो आपके देश में बैठ करके किसी सामने वाले देश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट या तो वॉर करेगा वेज, या फिर जो है अटेम्प्ट करेगा वॉर वेज करना, और या फिर अबेट करेगा टू वेज द वॉर अगेंस्ट दैट फॉरेन गवर्नमेंट, तो उस केस में आपका, आपके देश का रिलेशन विद दैट फॉरेन स्टेट खराब होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो है वो फॉरेन स्टेट के साथ में रिलेशंस को जो है वो अच्छा मेंटेन रखना है। तो उसी को जो है अपहेल्ड कौन करता है, उसी को अपहेल्ड करता है सेक्शन 153, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन, इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन। ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस, ठीक है, सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस, ठीक है। तो पहला तो लिखो कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सो ऐसा लिखो कि इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, ये इंडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इट इज अ ऑब्लिगेशन ओवर इंडिया। सो ऐसे राइट, इंडिया एज अ सोवरेन नेशन इज बाउंड बाय इंटरनेशनल कमिटी, इंडिया एज अ सोवरेन नेशन is bound by international committee, कॉमा डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस लिख लो, कॉमा डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस and UN charter principles, and UN charter principles. And therefore any private individual living inside Indian territory, therefore any private individual living inside Indian territory cannot drag India into international conflict,
कैन नॉट ड्रैग इंडिया इनटू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए कोई इंडिविजुअल को ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो इंडिया को किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में डाले, क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। ठीक है, यूएन चार्टर इंडिया ने साइन किया हुआ है, हमारे पास में डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस हैं, इवन कई इंटरनेशनल कमिटी है। इंटरनेशनल कमिटी इज बेसिकली द, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ ऑल द इंटरनेशनल स्टेट्स। तो ये इंटरनेशनल कमिटी के प्रति हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि किसी सामने वाले स्टेट के जो है हमारे देश के अंदर बैठ करके कोई किसी सामने वाले देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोले या कुछ ऐसा करे। ठीक है, वी कैन नॉट अलाउ दैट। ओके, फिर ऐसे सेकंड लिख लो, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन रिलेशंस। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन रिलेशंस। तो अगर मानो किसी फ्रेंडली नेशन के अगेंस्ट या फ्रेंडली स्टेट के अगेंस्ट अगर इंडिया के अंदर बैठ करके इंडिया के लोग अगर कुछ ऐसा कहेंगे या कुछ ऐसा जो है कहने का तो खैर नहीं इसमें इंक्लूडेड है, बट इवन कहने का भी है कि अबेटमेंट कर सकते हैं बोल करके। ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन जो है वो कैरी आउट करेंगे, या फिर जो है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एंडेंजर करेंगे, डेंजर में डालेंगे, तो ऐसे केस में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कैसे ये बात अलाउ कर सकती है कि सामने वाला जो सिटीजन है या फिर इवन कोई बाहर का नेशनल है वो बैठ करके इंडिया में और किसी बाहर के देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहा है जिससे हमारे रिलेशंस उनके साथ में खराब होंगे, तो दैट वी कैन नॉट अलाउ। ठीक है, तो ऐसे लिखो, इफ सिटीजन्स वर अलाउड टू ऑर्गेनाइज, इफ सिटीजन्स वर अलाउड टू ऑर्गेनाइज armed expeditions against friendly nations, armed expeditions against friendly nations, against friendly nations, comma, it would endanger India's diplomatic relations. It would endanger India's diplomatic relations. It would endanger India's foreign diplomatic relations. ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐसे लिख लो, does this section या this provision safeguards, does this provision safeguards foreign policy integrity, does this provision safeguards foreign policy integrity, comma, international peace and national security, and national security। ठीक है, for these things this provision stands to be very much important and relevant। ओके, इन चीजों के लिए ये जो प्रोविजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी बात सुनो, इस प्रोविजन में हम आगे बढ़ते हुए देखें तो लायबिलिटी का स्कोप क्या है। तो देखो इसमें जो है क्या पनिश किया जा रहा है, तो इसमें जो है पनिश किया जा रहा है किसी भी दूसरे देश के अगेंस्ट एक्चुअल वॉर को कंडक्ट करना, या फिर अबेटमेंट करना, और या फिर अटेम्प्ट करना।
these three things are basically punished here, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया में बैठ करके कई सारे लोग क्या करते हैं, पैलेस्टीन में हो रहे इश्यूज को हाईलाइट करते हुए, पैलेस्टीन में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें जो किलिंग्स इन्वॉल्व हैं, उन किलिंग्स के लिए सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है। दे शो सिंपैथी फॉर देम, ठीक है, कि भाई उन किलिंग्स को रोका जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मतलब खैर ठीक है, अपने ही इतने दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है, अब क्या कर सकते हैं, तो दे शो वेरी लाइक ह्यूज सिंपैथी फॉर दोज पीपल, ठीक है। या फिर कई लोग क्या करते हैं इंडिया की, तो ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो मेनी पीपल व्हाट दे डू, तो दे बेसिकली क्रिटिसाइज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, criticize India's foreign policy with, let's say, India's foreign policy with Israel, ठीक है, या फिर और foreign policy with Nepal. So what we do, we sitting inside India criticize this thing. तो मेरी बात सुनो, now this is case B. So बात यहाँ ये हो रही है कि सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस जो है वो केवल तभी अप्लाई करेगा तब जब एक्चुअल में वॉर, या फिर इवन अटेम्प्ट टू वॉर, और या फिर इवन अबेटमेंट टू अटेम्प्ट द वॉर, ये तीनों केस में ही अप्लाई करेगा। केस नंबर ए और केस नंबर बी, इनमें सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होगा। जहां सिंपैथी दिखाई जा रही हो या अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, अनलेस दिस टर्न्स इनटू बीइंग अबेटमेंट, तब तक इन दोनों चीजों को अंडर सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस पनिश नहीं किया जा सकता है। गेटिंग द पॉइंट? Until then this section cannot be punished. Okay, are you clear? ठीक है, अच्छा। So this is basically the requirement of this particular section, इसमें क्या punishment होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसा लिख लो, what is the meaning of the condition, what is the meaning of the condition as per this expression, as per this expression, as per this expression, comma, section 145 applies only when peace exists at diplomatic level, at diplomatic level। जब डिप्लोमेटिक लेवल पर पीस है, हमें बाकी लेवल से मतलब नहीं है, हमें बाकी पीस से मतलब नहीं है, वी आर कंसर्न विद पीस एट डिप्लोमेटिक लेवल। जिस मूवमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पर पीस है, उस मूवमेंट वी विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ जी पीस है, ठीक है। डिप्लोमेटिक लेवल पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन से अगर पीस नहीं है तो उसका मतलब इंडिया इज नॉट एट पीस विद दैट स्टेट, ठीक है। नाउ राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन? इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट क्या होगी, इस सेक्शन में कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो देखो, पनिशमेंट जो है इस सेक्शन में क्या क्या हो सकती है,
तो पहली तो जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, ठीक है, या तो 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट. फाइन मे बी एडेड अप, फाइन मे बी एडेड अप, ठीक है. तो दिस इज अ, आई वुड से सीवियर, कैटेगराइज्ड एज अ सीवियर ऑफेंस. इसको काफी सीवियर ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है, इसको काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ डील किया गया है. ओके, तो मूविंग अहेड, अब आगे देखते हैं. तो कंपेयर अगर हम करें, तो कंपैरिजन तो ऑल्दो नाउ यू विल बी वेरी मच क्लियर, ठीक है, कि 147 और 153 में क्या कंपैरिजन है. तो कौन कौन से, नाउ इफ आई आस्क यू, कौन कौन से तो नहीं बट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के को बेसिकली और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इस सेक्शन को ऐड किया गया है, विच इज दैट आर्टिकल. तो दैट आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी. So that article is Article 51 of the Indian Constitution. So Article 51 एक DPSP है जिसमें ये कहा गया है कि India shall promote international peace and security and maintain just and honorable relations between the states. तो इंडिया जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया को, तो लिख लो इस बात को भी, राइट. सेक्शन 153 ऑपरेशनल, या सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस operationalizes, section 153 of BNS operationalizes this, yeah, the constitutional vision as mentioned under section 153 of BNS operationalizes the constitutional vision as mentioned in article 51 of Indian Constitution, which states that which states that India shall promote, which states that India shall promote international peace and security and maintain just and honorable relations between nations, and maintain just and honorable relations between nations. ठीक है. Now coming on to section 154 of BNS. ठीक है, सेक्शन 154 ऑफ बीएनएस की अगर हम बात करें, तो पुट द हेडिंग कमिटिंग डिप्रिडेशन on territories of foreign state
at peace with government of India. Let me tell you the Bear Act. देखो सेक्शन 154 में क्या मेंशन है। तो सेक्शन 154 ये बात करता है कि हु एवर, कोई भी, चाहे इंडियन नेशनल हो या फिर चाहे फॉरेन नेशनल हो, ठीक है, कोई भी कमिट्स डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन का मतलब देखो मल्टीपल मतलब से इसके, जैसे लूट करना, कोई लूट मचाना, प्लंडरिंग करना, रॉबरी कमिट करना, या किसी भी ऐसे ही तरीके के इलीगल एक्टिविटी को करना, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिडेशन। तो सेक्शन 154 बात करता है कि हु एवर कमिट्स डेप्रिडेशन और मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन, सो दैट मीन्स या तो वो इंसान डेप्रिडेशन कर रहा है, ठीक है, या तो वो इंसान डेप्रिडेशन कर रहा है या इवन प्रिपरेशन कर रहा है टू कमिट सच काइंड ऑफ डेप्रिडेशन, ठीक है, ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। मतलब इंडिया में बैठ करके या तो कोई इंसान डेप्रिडेशन किसी बाहर के फॉरेन स्टेट के साथ कमिट कर रहा है या फिर इवन प्रिपरेशन कर रहा है टू कमिट डेप्रिडेशन अगेंस्ट एनी फॉरेन स्टेट, एंड सेम रिक्वायरमेंट एज इन सेक्शन 153 कि वो स्टेट इंडिया के साथ में उसके आज पीसफुल रिलेशन है, दैट इज एट पीस, उसको इम्प्रिजनमेंट या तो 7 साल तक की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, ओके, और साथ में इसमें फाइन भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो एंड टू फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी यूज्ड टू इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमिटिंग सच डिप्रिडेशन, और जो भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया उसने इस डिप्रिडेशन को कमिट करने में, उस प्रॉपर्टी का फॉरफीचर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। मतलब उस जो है उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से उसने इस काम को किया, उसको जो है अपने अंडर ले सकती है, ठीक है। दैट इज द पावर दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 154 ऑफ बीएनएस। तो दैट इज सेक्शन 154, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे इसको समझते हुए लिखेंगे भी, सो आप इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो एंड यू शुड राइट दिस, आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इस बेयर एक्ट को प्लीज डू मेंशन दिस हियर, ठीक है, ताकि आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रहेंगे आपके पास में, ठीक है। देखो इसमें भी सेम चीज है, ठीक है, इसमें सेम चीज ये थी कि जो पहले सेक्शन में हमने देखा कि ओल्डर जो पिछला वाला एक्ट था दैट वाज इन बीएनएस, और बीएनएस में ये सेक्शन 126 था आईपीसी का। सेक्शन 126 में जो ओल्ड फ्रेज जो था, जो बात की गई थी, उसमें ये था टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस, टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन, वो हर देश जो भी अभी जो है अलायंस में है, ठीक है, उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यहाँ हर उस देश की बात, ठीक है। यहाँ पर बस एक डिफरेंस है सेक्शन 153 से कि वहां पर एशियाटिक पावर के बारे में बात की गई थी, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा देश जो कि अलायंस में है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन इसमें यूज किया गया था दैट वाज नॉट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो न्यू जो फ्रेज है वो है टेरिटरीज ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, दैट इज एट पीस विद इंडिया, ठीक है, जो कि एट पीस है इंडिया के साथ। तो यहाँ उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी नाउ राइट इसमें लिख लो, एक सेकेंड दो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
हेलो हेलो, am I audible? आ रही होगी। तो ऐसे लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 126 of IPC and section 154 of BNS? section 124 of IPC and section 154 of BNS, ठीक है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऐसे लिख लो इसमें, इन द ओल्ड फ्रेज एज मेंशन्ड, या ऐसे हटाओ इसको, इन सेक्शन 126 of IPC, the expression that was used was territories of any power in alliance. Territories of any power in alliance. But in section 154 of BNS, the phrase that is used is territories of any foreign state at peace with government of India. Territories of any foreign state at peace with government of, ठीक है? तो इसमें जो है, एक तो पहली बात, कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी को रिमूव किया गया, ठीक है? जो कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी थी उसको हटा दिया गया। इसमें फ्रेंडली फॉरेन स्टेट्स को जो है उसके स्कोप को ब्रॉडन किया गया, ठीक है? और साथ में अगर हम बात करें तो पहले क्योंकि ओनली अलायंस था, तो अलायंस में तो इंडिया देखो अब नहीं है बिल्कुल किसी भी स्टेट के साथ, ठीक है? वी डोंट बिलीव इन अलायंसेस। तो अलायंसेस को खत्म करके और अब जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली ऑल द फॉरेन फ्रेंडली स्टेट्स, ठीक है, एट पीस विद इंडिया, ठीक है? तो अब देखो कोर प्रोविजन में यही है, या तो बेसिकली कोई इंसान कमिट कर रहा है डेप्रिडेशन, ठीक है? तो ऐसे लिखो, इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, या इन अंडर लिखो, अंडर इज द बेटर वर्ड। तो अंडर दिस सेक्शन, whoever commits depredation, whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation, या तो डेप्रिडेशन कर रहा है या फिर इवन डेप्रिडेशन कमिट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और इवन मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रिडेशन, मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी, कहां पर? ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद इंडिया, ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद इंडिया। इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? शैल बी पनिशेबल, शैल बी पनिशेबल with imprisonment up to 7 years, with imprisonment
up to 7 years, comma, fine may be added up, or even 4 feature of property used or acquired. 4 feature of property used or acquired. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिडेशन? ऐसे लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिडेशन? ठीक है जी, डिप्रिडेशन का क्या मतलब है, डिप्रिडेशन से क्या समझते हैं आप? ठीक है, सो राइट, डिप्रिडेशन मीन्स प्लंडर, कॉमा रॉबरी, means plunder, comma robbery, comma looting or laying waste by violent raids. लेइंग वेस्ट मतलब किसी वायलेंट रेड में जितनी प्रॉपर्टी कोलैटरल सब है उन सभी को डैमेज कर देना और सबको जो है खत्म कर देना। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो, व्हाट डज इट मींस? इट इंप्लाइज, ऐसे लिखो, इट इंप्लाइज ऑर्गेनाइज्ड अटैक, इट इंप्लाइज ऑर्गेनाइज्ड अटैक from a violent intrusion or intent to loot or destroy property, or intent to loot or destroy property. ठीक है, सर एक डाउट था। यस, तो सर जैसे आपने वो डेप्रेडेशन का मीनिंग समझाया था अभी, तो सर उस हिसाब से तो ये पूरा इंटरनेशनल लॉ के अंडर में नहीं आना चाहिए रादर देन मतलब बीएनएस के उसमें? इंटरनेशनल लॉ, देखो इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत फेमसली ये बात कही जाती है कि इंटरनेशनल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है नहीं कोई। मतलब इंटरनेशनल लॉ, फॉर एग्जांपल यू मेक्स अ लॉ कि किसी ने भी अगर कोई मॉन्यूमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को फॉर एग्जांपल अगर हार्म किया तो उसको जो है पनिश किया जाएगा। नाउ हु विल पनिश इट? मतलब कौन करेगा पनिश? क्योंकि कोई इंटरनेशनल जेल तो है नहीं, कोई इंटरनेशनल पुलिस नाम की है पुलिस, बट उसके पास भी अरेस्ट करने के मैकेनिज्म, मतलब कोई दूसरे देश में घुस करके वहां से अरेस्ट करे या ऐसे कोई मैकेनिज्म्स है नहीं। तो इंटरनेशनल लॉज तो बनते हैं लेकिन उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एक्टर्स की होती है। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल तो ऑलरेडी है, यूएन चार्टर ये कहता है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस।
among the nations on the basis of mutual coexistence. There is international principle, बट अब उसको इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना है ना. अब वो हम कैसे ही करें. ठीक है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है कि हर स्टेट को मिल करके जो है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. दिस हैज टू बी डन. ओके, क्लियर. तो अब इसमें ऐसे लिख लो कि it is even more serious than ordinary theft because it is even more serious than ordinary theft. ठीक है. because it affects international peace. क्योंकि इसमें मेजर अफेक्ट किसको होता है. इंटरनेशनल पीस को होता है. ठीक है. एक देश के अंदर ही अगर कोई रॉबरी कर रहा है तो वो तो उसके देश की सेफ्टी को, सोसाइटी को जो है थ्रेट होगा. बट अगर कोई आपके देश में बैठ के दूसरे देश में अगर रॉबरी करेगा तो वो डेप्रिडेशन कहा जाएगा. एंड इवन उसमें हमारे उस देश के साथ रिलेशन खराब होंगे. दैट इज इवन मोर इंजरियस. ठीक है. उसमें ज्यादा हानि होती है. ठीक है. तो नॉर्मली तो अगर हम बात करें, आपको पता है ये बात कि नॉर्मली जो स्टेजेस ऑफ क्राइम में अगर हम देखें तो सबसे पहले है इंटेंशन. इंटेंशन के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं, जैसे नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, नॉलेज, इंटेंशन, ये सारे टाइप्स होते हैं. अगर हम बात करें तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहले इंटेंशन आएगा, उसके बाद प्रिपरेशन होगी, उसके बाद अटेम्प्ट होगा और उसके बाद जो है वो एक्ट पूरा हुआ. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर नॉर्मली प्रिपरेशन को पनिश नहीं किया जाता है. यूजुअली प्रिपरेशन इज नॉट पनिश, बट इन दिस केस वी कैन सी, वी कैन कॉल कि हाँ प्रिपरेशन को भी पनिश किया जा रहा है. हियर प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिश्ड. बात आ रही है समझ में. तो उसके पीछे का कारण यही है कि इवन प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी जो है सीवियरिटी बहुत ज्यादा हाई है कि अगर बाई चांस वो एक्ट हो गया तो उसमें देश के रिलेशंस इफेक्ट होंगे. दैट्स अ ऑफेंस ऑफ हाई ग्रेविटी. ठीक है. तो इसीलिए प्रिपरेशन को भी पनिशेबल करारा गया है, इसमें हाँ बताया गया है. ठीक है. तो इस बात को लिख लो. राइट. सेक्शन 154 of BNS is an exception to the general rule. Is an exception to the general rule. Full stop डाल के लिखो. Normally preparation is not punishable in criminal law. Normally preparation is not punishable in criminal law. But section 154 makes preparation punishable because this offense affects foreign relations. Because this offense affects foreign relations, comma, there is involved a risk of international conflict.
and the consequences are at a level of diplomacy at internet या at a level of international diplomacy. तो ये सेक्शन 149 याद करो, उसमें भी एक एक्सप्रेशन है प्रिपरेशन टू वेज वॉर। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन है और वहां पर भी प्रिपरेशन है। सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सप्रेशन एज मेंशन्ड इन सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के फोर फीचर या प्रॉपर्टी को फोर फीचर करने का क्या मतलब? It is a unique feature under section 154 in which the court may order the forfeiture of the property used in committing depredation and even the property acquired through depredation. And this reflects preventive objective, comma, deterrent mechanism and removal of criminal gains. ये प्रोविजन क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ये प्रोविजन रिफ्लेक्ट करता है प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम प्रिवेंट कर लेंगे बिफोर इवन जो कमीशन हुआ नहीं है उस क्राइम को, उसको भी। और इवन इसमें डेटरेंट मैकेनिज्म है। डेटरेंट मतलब दिस इन इटसेल्फ इज डेटरेंट, कि ये रोकेगा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इवन प्रॉपर्टी जो भी आप अक्वायर कर रहे हो ऐसा करने से, या फिर आपके पास है भी जो कि आपने यूज की है, ठीक है, इस क्राइम को करने में, इस ऑफेंस को कमिट करने में, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो सरकार अपने पास ले लेगी। तो ये आपको रोकेगा, यू विल नॉट कमिट सच क्राइम आउट ऑफ फियर ऑफ दिस, ओके। और इवन क्रिमिनल गेन्स जो होते हैं, जो क्रिमिनल्स इन एक्टिविटीज को करके उनको जो गेन्स होते हैं, जो उनको फायदे होते हैं, या तो वो किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, या फिर उनके पास में जो है कोई अननेसेसरी बिना कमाई की जो मतलब खराब तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल मीन से, अनलॉफुल मीन से जो प्रॉपर्टी आती है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर से उनका अधिकार हट जाता है बाय यूजिंग दिस सेक्शन, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है सरकार फोरफीट कर लेती है। ठीक है, अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो जैसे हमने पिछले सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था, तो इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ठीक है, तो देखो इस सेक्शन में जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला ऑब्जेक्टिव तो एकदम सिमिलर है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि द रिक्वायरमेंट या द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू मेंटेन द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स, कि जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है सभी स्टेट्स का, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना रहे। ठीक है, पहला तो जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है इस सेक्शन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। देखो यही बात जो आपने पूछी और मैंने आपको बताई, दैट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। आपने यही बात पूछी थी ना कि इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे यूएन का क्या रोल है, या फिर इस पे तो जो है इंटरनेशनल कोई अग्रीमेंट हो, ठीक है, इसमें हम क्या करें, क्यों करें। तो देखो एक्चुअली बात ये है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी ये बात बोलते हैं कि इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट, कि वो हर स्टेट इस बात को इंश्योर करे कि जो आई वुड से कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि कोई भी देश के अंदर किसी दूसरे देश के खिलाफ
कोई एक्टिविटी ना हो, ठीक है। इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दिस थिंग। और दूसरी बात यहाँ पर यही है कि इसके फेलियर से क्या होगा, इसके फेलियर से नुकसान जो है उसी स्टेट का ही होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो इससे नुकसान जो है वो आप ही का होने वाला है। क्यों आप ही का होने वाला है? कि आपके और दूसरे देश के बीच में डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स आएंगे और फिर जो है आपकी जो है इंटरनेशनल लाइबिलिटी बढ़ेगी कि भाई आपने दूसरे देश को हार्म किया है तो अब उसको भरपाई करो उस चीज की। तो अपने इंटरनेशनल लाइबिलिटी को कम करने के लिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने के लिए इन द बीएनएस दिस प्रोविजन इज एडेड। ओके, तो लिख लो इस बात को, राइट दिस। सो ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 154? ऐसा पहला तो वही लिख लो जो पिछले वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इसमें लिखो, इंडिया मस्ट प्रिवेंट प्राइवेट सिटीजन्स और आर्म्ड ग्रुप्स, इंडिया मस्ट प्रिवेंट प्राइवेट सिटीजन्स और आर्म्ड ग्रुप्स from committing hostile acts against friendly nations, from committing hostile acts against friendly nations। और बी करके लिखो, states responsibility in international law। ऐसे लिखो, अंडर द इंटरनेशनल लॉ it is the responsibility of the state under the international law, it is the responsibility of the state to prevent its territory from being used to harm another peaceful state। To prevent its territory from being used to harm another peaceful state। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो, फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन, failure to do so may result in diplomatic disputes, may result in diplomatic disputes and in international liability।
ये सेक्शन इंडिया के इस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को सपोर्ट करते हुए इंडिया की इंटरनेशनल लायबिलिटी को ना बढ़ने दे, इस डायरेक्शन में काम करता है। तो दैट इज व्हाट इट डज। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे अगर हम बात करें तो पनिशमेंट भी इसमें हमने देख ली। नाउ कम टू सेक्शन 155 ऑफ बीएनएस। ठीक है, ठीक है। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन। ठीक है, तो बेयर एक्ट इसमें सेक्शन 127 ऑफ आईपीसी था ये। ठीक है, देखो इसमें क्या है, बेयर एक्ट क्या है इसका। इसका बेयर एक्ट है, हु एवर रिसीव्स एनी प्रॉपर्टी known या knowing the same to be have been taken in commission of any of the offense mentioned in section 151 or 152 shall be punished with imprisonment of either description for a war which may extend up to 7 years। मेरी बात सुनो, या तो किसी को पता है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसको मिल रही है वो या तो खरीद रहा है या वो इंसान किसी दूसरे इंसान से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ले रहा है, और उसको पता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उसको दी जा रही है किसी दूसरे इंसान के द्वारा, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, नोइंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको ये बात पता है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे लिया गया है, या तो वॉर के द्वारा लिया गया है, बाय वेजिंग वॉर लिया गया है, और या फिर डेप्रिडेशन के थ्रू लिया गया है। ठीक है, या तो सामने वाली स्टेट की सोवरेनिटी को इंडेंजर करके लिया गया है, या फिर इवन किसी और ऐसे गलत मीन्स से लिया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेना जो है यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, तो इसमें जो है जो आईपीसी में था तो उससे इस सेक्शन ऑफ बीएनएस में कोई ऐसा सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। यहाँ पर बस यही बात है कि पहला तो क्लॉज है रिसीविंग द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को रिसीव करना। दूसरा ये है कि भाई जानते हुए, नोइंग, कि पता है कि ये या तो अंडर सेक्शन 153 कैसे ली गई है, या तो बाई वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ फॉरेन स्टेट ली गई है, और या फिर अंडर सेक्शन 154 ली गई है, या तो डेप्रिडेशन से ली गई है। ठीक है, तो या तो अगर आप वॉर वेज करके किसी दूसरे स्टेट से कोई प्रॉपर्टी को अपने पास में एक्वायर कर रहे हैं, तो उसको अक्वायर करने वाले इंसान को तो जो है उसकी वो प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। ठीक है, जो अक्वायर कर रहा है इंसान उसकी तो इससे पिछले सेक्शन में ही हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी जो भी गेन्स वो अक्वायर करता है ड्यूरिंग वेजिंग ऑफ वॉर तो वो ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी को आप अगर रिसीव कर रहे हो और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सच ऑफेंस जो है ली गई थी, तो ऐसे केस में आपको भी इस सेक्शन में पनिशेबल ठहराया जाएगा। या फिर आपने किसी फॉरेन स्टेट को डेप्रिडेट किया है, जो फॉरेन स्टेट आपके साथ एट पीस था, तो उससे डेप्रिडेट करके और आपके पास में प्रॉपर्टी आई और वो आप ले रहे हैं सामने वाले इंसान से, तो ऐसे लेने को भी जो है ऐसा ऑफेंस माना गया है। कंडीशन बीइंग नोइंग, तो ऐसे केस में 7 साल तक की सजा प्लस फाइन के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट, लिखो अंडर दिस, या जगह छोड़ देना उसके लिए, बेर एक्ट के लिए, अंडर दिस प्रोविजन whoever under this provision
whoever receives property, क्या करता है, under this provision whoever receives property, साथ में knowing it to have been taken in, knowing it to have been taken in waging war against a फॉरेन स्टेट। ठीक है, जो हमने किसमें पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 153 में। ठीक है, सेक्शन ठीक है, और या फिर साथ में डेप्रिडेशन अगेंस्ट अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, लिख लो इस बात को। ऐसे लिखो, शैल बी punished with imprisonment of up to 7 years, shall be punished with imprisonment of up to 7 years full stop, या comma, fine may be added up and even forfeiture of property can be done by the government। तो एक डॉक्ट्रिन है, तो एक तो पहली बात ये मैक्सिम है जो कि ये बताती है कि पार्टनर्स इन क्राइम, या तो आप अगर ऐसी प्रॉपर्टी को ले रहे हो जो सामने वाले ने भी जो है या तो वेज वॉर करके ली है या फिर डेप्रिडेशन से ली है, तो आपने भी अगर उस प्रॉपर्टी को लिया तो यू आर ऑल्सो नाउ ऑफिशियली द पार्टनर इन क्राइम देयर। और ये जो प्रोविजन डील कर रहा है, ये जो सेक्शन डील कर रहा है, ये बेसिकली डील किससे कर रहा है, ये एक्सेसरीज से डील कर रहा है। ठीक है, एक्सेसरीज, वो एक्सेसरीज जो एक्सेसरी बेसिकली आफ्टर हम बात करेंगे कि जो क्राइम हुआ उसके बाद, ठीक है, जिसको इंग्लिश लॉ में हम ये बोलते हैं, कॉमन लॉ में, कि एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट इन द सेंस मींस जो क्राइम हुआ उस क्राइम के बाद जो एक्सेसरीज मिली, तो उस एक्सेसरीज को ट्रीट किया जाता है उन प्रॉपर्टी को, या कोई भी किसी भी टाइप की मूवेबल और या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रीट किया जाता है एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट। तो एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट, या फिर हम बात करेंगे एक दूसरे मैक्सिम की, दैट मैक्सिम इज पार्टिसेप्स क्रिमिनिस। तो पार्टिसेप्स क्रिमिनिस भी इसी बात को बोलता है कि भाई पार्टनर्स इन क्राइम। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्स पार्टनर्स इन क्राइम। तो आपको भी पार्टनर इन क्राइम बनाया गया और इसी वजह से आपको भी जो है वो सजा दी जाएगी। तो ऐसे लिख लो, अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन द रिसीवर
The receiver is treated as पहला लिख लो एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना कि इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट, इट इज अ इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो इन नेचर ऑफ, इस वाली मैक्सिम को लिख लो, पार्टिसेप्स क्रिमिनिस, पार्टिसेप्स क्रिमिनिस। ठीक है, ऐसे फुल स्टॉप डाल के लिख लो, इफ नॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड द रिसीवर इज मोरली एंड लीगली, if knowledge is established the receiver is morally and legally complicit in international aggression। ठीक है, अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि सामने वाले ने जो प्रॉपर्टी ली, पहली बात तो वो ये तो पता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वेजिंग वॉर से आई है या फिर डिप्रेडेशन से आई है, और अगर ये बात एस्टैब्लिश हो जाती है कि वो प्रॉपर्टी को अक्वायर करते समय जो इंसान है, जो अक्वायर उसको अब रिसीव कर रहा है, उसको ये पता है कि ये बाय वेजिंग ऑफ वॉर आई है, और साथ में उस इंसान को इस बात का भी पता है कि ये प्रॉपर्टी या तो डिप्रेडेशन से आई है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ही विल ऑल्सो बी लायबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट दैट मे एक्सटेंड अप टू 7 years। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 156 पर। voluntarily allowing state prisoner prisoner of war to escape। देखो इसमें बहुत सिंपल सा ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से है, वो अगर जानबूझ के कोई
स्टेट प्रिजनर को, ठीक है, जो कि स्टेट ने खुद आपके देश के अंदर जो है इम्प्रिजन है, उस स्टेट प्रिजनर को या फिर वॉर के समय जिसको प्रिजनर बनाया गया है, जिसको बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, उसको अपने किसी भी मिसकंडक्ट की वजह से अगर वॉलेंटरीली जानबूझ करके एस्केप करने देता है, देन दिस सेक्शन विल कम अर्लियर आईपीसी का सेक्शन 128 है ये, ठीक है। तो इसमें लिख लो फटाफट से कि this section deals specifically with this section deals specifically with voluntary escape of state prisoner, voluntary escape of state prisoner or prisoner of war or prisoner of war due to misconduct of a public servant, due to misconduct of a public servant. अच्छा, स्टेट प्रिजनर क्या होता है? एक तो नॉर्मल प्रिजनर्स होते हैं, एक स्टेट प्रिजनर क्या होता है? एक ऐसा प्रिजनर जिसको कि या तो नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन हॉस्टिलिटी और या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए जो है वो प्रिजनर बनाया गया हो। ऐसे लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट प्रिजनर? तो स्टेट प्रिजनर कौन होता है? ऐसे लिखो, अ पर्सन डिटेन्ड फॉर रीजंस, a person detained for reasons connected with national security, connected with national security, from a foreign hostility और इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। तो इन चीजों के कारण अगर किसी को डिटेन किया गया है तो उस केस में उस इंसान को माना जाएगा एज द प्रिजनर ऑफ या स्टेट प्रिजनर, ठीक है। तो अब ऐसे अगले में लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर? तो देखो, प्रिजनर ऑफ वॉर बेसिकली वो होते हैं कोई एनिमी कॉम्बिटेंट, कोई एनिमी स्टेट का कोई कॉम्बिटेंट आपने अगर कैप्चर कर लिया, ठीक है, जिसको कि बेसिकली प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर बेसिकली ऐसे लोगों को जिनको कि वॉर टाइम में अरेस्ट किया जाता है उनके साथ कैसा ट्रीट करना है, इस बात के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या आई मीन गाइडलाइंस देती है कि आपको ऐसे ट्रीट करना है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, ठीक है, कि भाई इनको मारना नहीं है, अगर ये सरेंडर कर देते हैं तो ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है गाइडलाइंस इनमें दी गई है। तो ऐसे लिखो, अंडर द इंटरनेशनल लॉ, under the international law, a prisoner of war is, under the international law, a prisoner of war is an enemy combatant, is an enemy combatant captured during armed conflict, captured during armed conflict,
captured during armed conflict, entitled to protection under Geneva Convention, like not to be killed after surrender, like not to be killed after surrender, and to be detained until the hostility ceases. तो ऐसे अगले में फिर पनिशमेंट लिख लो, पनिशमेंट क्या है, इसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी? तो राइट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, राइट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स या फिर 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, एंड फाइन, एंड फाइन, ठीक है, ये ज्यादा सीरियस है इसलिए 10 साल तक की जो है इसमें सजा दी जाती है, ठीक है। तो अभी इसमें तो क्यों ज्यादा सजा? क्योंकि देखो, एक तो आप ऑर्डिनरी सर्वेंट को, ऑर्डिनरी प्रिजन को, सॉरी ऑर्डिनरी प्रिजनर को जो है नहीं एस्केप करा रहे हो, आप एक तो स्टेट प्रिजनर को जो है एस्केप करवा रहे हो, ठीक है, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप करवा रहे हो, तो इसमें एक तो सीवियरिटी यहीं बढ़ गई, ठीक है। दूसरी बात, आप खुद एक पब्लिक सर्वेंट हो तो देयर इज पब्लिक ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख लो, दिस सेक्शन डील्स with the offense with severity because such voluntary escape amounts to, because such voluntary escape amounts to abuse of sovereign trust, abuse of sovereign trust, and also concerns with the detention of prisoners, and also concerns with the detention of prisoners which relates to sovereignty or war, which relates to sovereignty or war, ठीक है। तो यहां तक करेंगे आज, के बाद जो है तो थोड़ा ही बस बचा हुआ है, जस्ट एक सेक्शन, तो उसके बाद वी विल बी मूविंग टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी।